Mr. Memon, that was very insightful speech. Very fair point, and I think most of the people would know that what is going on behind the scene. But on this note, I think we need to have another perspective as well, because, like I said in the beginning of this program, this is not a debate. These are some fine points, some rational arguments that all our members here or speakers need to put. I need to take another perspective. Here we have retired Colonel Virendra Tewatia. He is New Jersey based, was born in Meerut, Uttar Pradesh, grew up in doing farming, always fond of field service. He spent over a decade in Kashmir, including a tenure in high altitude at the time of peak insurgency in the state. He commanded his own battalion and he took premature retirement to join his family in the US back in 1998. So I would like to invite Mr. Tewatia. Sir, अभी तक आपने देखा, आपने argument जो सुने वो सारे against the bill the, and they were for the farmer the. What do you think about this farm bill, and what do you think, what are the way forward for the farmers who are on the road during these challenging times? इरफान, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो सभी सदस्यों को नमस्कार। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं 11 साल की उम्र में पहली बार मैंने हल चलाया था। Sir, just before, I'm sorry, I'm interrupting you. Please check the time because we have already exceeded our the limit. So we need to keep as short as possible. And then, please go ahead. I'll be right to the point. और मैंने जो पहला किसान आंदोलन हुआ था, जिसको मैं एक मॉडल किसान आंदोलन मानता हूं या मॉडल एनी आंदोलन मानता हूं, वो हुआ था मेरठ में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की अध्यक्षता में। और आई थिंक 78 या 80 के आसपास की बात है, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट डेट। और हमने भी अपने गांव से लड्डू वड्डू बनवा के भिजवाए थे। वहां पर मेरठ में ढाबे सब बंद हो गए थे, बट वाज वेरी वेल डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरी वेल डिसिप्लिन्ड आंदोलन। तो पहली बात तो मैं टिकैत साहब यहाँ पे बैठे हैं और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जो आंदोलन है उसको चलाएं, लेकिन उससे आम पब्लिक को असुविधा ना हो। जैसा कि मेरठ में आंदोलन चलाया था वैसा ही आंदोलन चलाएं और खूब बड़े जोर शोर से चलाएं और अपनी बात मनवाएं या जो भी करें वो करें। दूसरी बात, जो मैं जस्टिस काटजू साहब का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया कि एक सॉल्यूशन का ढूंढने की बात करनी चाहिए। कन्फ्रंटेशन की जो राजनीति है या कन्फ्रंटेशन का जो रास्ता है उससे हम कहीं पे नहीं पहुंचेंगे। तो थैंक यू सर फॉर योर सजेशन विच आई रियली अप्रिशिएट। और बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि इनमें से कितने लोगों ने एक्चुअल में गांव में हल चलाया है या न्यार काटा है या छोल करी है, अगोले काटे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि बिना तपे कुंदन कनक काया नहीं होती और अपने से बढ़कर जग में कोई माया नहीं होती। अरे राह में चलने वाले राही के पैर ही जानते हैं ये तो कि बादलों की छांव से छाया नहीं होती। तो बहुत सारे यहाँ पे न्यूज आए हैं, पंजाब के और बिहार के किसानों की तुलना की गई है जो कि बिल्कुल अनफेयर है। स्थिति पंजाब में टोटली डिफरेंट है। पंजाब के बहुत सारे लोग कनाडा में रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, जहां से बहुत सारा विदेशी पैसा गांव के लोगों के पास में जाता है, जहां पे लागत लगाने के लिए पैसा पंजाब में मिलता है, जो बिहार में इतने लोग नहीं है। बिहार के पंजाब के बहुत सारे लोग सेना में, हमारे सेना के सैनिक भी उनको बहुत सारे देते हैं। Colonel Saab, I'm going to take exactly 2-3 minutes more. Okay. No, I have a question. I think we want to know your views because when I talked to you मेरे व्यूज yesterday, बता रहा हूँ मैं। मेरा पॉइंट है, मेरा 1967 में टिकैत साहब ने बताया था, एमएसपी की बात हुई थी, चौधरी चरण सिंह साहब की संविध सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में पहली बार, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी। यहाँ पर चौधरी चरण, उस टाइम पे गन्ने का रेट था 4 रुपए प्रति क्विंटल और चौधरी साहब ने बताया था कि 8 पुली में एक कुंडी भरती है और एक कुंडी में 6 धड़ी गुड़ निकलता है और उसकी कीमत के हिसाब से, जिस हिसाब से गुड़ बिकता था उसके हिसाब से गन्ने का भाव 17 रुपए क्विंटल होना चाहिए था। तब एमएसपी गन्ने की 17 रुपए क्विंटल रखी गई थी। 1967-68 की बात है ये। और उस साल में पहली बार हमारे गांव में ट्रैक्टर आया था। तो किसान की जो एमएसपी की बात करें, ठीक है सर, 76 रुपए क्विंटल की भी बात बताता हूँ। पीबी 68 एक बीज आया था उस जमाने में, जो कि उसकी जो उपज थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन वो लाल रंग का बीज होता था। मैं खुद, मेरे को 2 बीघे के लिए बीज मिला था, मैंने उसको बोया, 20 मन गेहूं निकला मेरे को 2 बीघे में, जो कि उस जमाने के हिसाब की उससे बहुत ज्यादा था।
और जब मैं उस बीज को बेचने गया मंडी में, हमारी मंडी जिसको हमारे किसान लोग कहते हैं कि भाई मंडी हटनी नहीं चाहिए, और जो साइलों में हापुड़ के अंदर में जब उसको बेचने के लिए गया, 76 रुपए कुंटल का मेरे को मंडी में भाव दिया, 55 रुपए कुंटल, बोले कि 55 रुपए कुंटल तुम्हारा गेहूं हम खरीदेंगे, क्योंकि जब खेत में जब गेहूं निकालते हैं तो बारिश होगी, तो बोले तुम्हारा गेहूं बारिश में भीग गया है, जबकि वो गेहूं बारिश में भीगा नहीं था। मेरा भाई 7 दिन वहां पे गेहूं लेके पड़ा रहा, 20 मन गेहूं हापुड़ के अंदर, लेकिन मंडी वालों ने गेहूं नहीं बेचा। सारे मार्केटिंग इंस्पेक्टर उनसे मिले हुए थे, मंडी के आड़ती सब मिले हुए थे, और वहां पे जो रईस किसान होते हैं, बड़े किसान होते हैं, उनका काम हो जाता है। जो छोटा किसान होता है उसका काम होना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा मानना ये है कि एमएसपी होना बहुत जरूरी है। किसानों की मांग बिल्कुल जायज है, राइटिंग में गवर्नमेंट को लिख के देना चाहिए कि एमएसपी होना चाहिए। चलिए, ये मुझे लगता है ये होनी चाहिए, बाहर बेचने की सुविधा होनी चाहिए तो मुझे को। लगता है कर्नल साहब भी सपोर्ट में है कि किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। मैं सॉल्यूशन की बात बता रहा हूँ जी, जो जायज बात है उसकी बात कर रहे हूँ। मैंने मऊ में खुद मैं एक्सरसाइज कर रहा था, मऊ के अंदर मैं आई वाज पोस्टेड इन्फेंट्री स्कूल मऊ, वहां पे किसान अपनी मटर भर रहा था उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में। मैंने तो पूछ लिया, भैया तेरा मटर किस भाव में बिकता है? आड़ती उसका मटर 1 रुपए किलो लेता था, मार्केट में रिटेल में प्राइस 4 रुपए किलो था। कि मतलब जो आदमी मटर की फसल 60 दिन में तैयार होती है, टिकैत साहब मेरे से एग्री करेंगे। I think Colonel Saab, I think we are missing a point here. So all these मैं पॉइंट ये लेके आ रहा हूँ इरफान, कि जो एमएसपी है वो होना जरूरी है। बाहर किसान को अपनी सुविधा होनी चाहिए, अपना माल कहीं पे भी बेचने की, जी, कहीं पे बेचने की सुविधा होनी चाहिए। जी, कॉर्पोरेशन कोई भी खरीदे, मंडी वाले खरीदे या बाहर वाले खरीदे, इट डजंट मेक ए डिफरेंस। राइट। मंडी वाले जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मंडी में जो है बीच में जो दलाल लोग हैं उनकी वजह से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो अगर कोई कॉर्पोरेट वाला भी खरीदेगा, वो भी अकेला आदमी नहीं उसको बेचेगा, वो भी 10-20 आदमियों को नौकरी देगा जब उसको रिटेल में कहीं बेचेगा। आपकी जो एफसीआई अनाज लेती है उसके बहुत सारा अनाज हमारा खराब हो जाता है गोदामों में, क्योंकि सरकारी काम है, सरकारी नौकर है, ध्यान नहीं रखता। कॉर्पोरेट वाला खरीदेगा, प्राइवेट आदमी खरीदेगा, ध्यान रखेगा, अनाज का नुकसान नहीं होगा, चूहे नहीं खाएंगे उसको, वो काम आएगा। बहुत सारे सुझाव मैं दे सकता हूँ टिकैत साहब को कि जिसमें हम अपनी खुद डिस्ट्रीब्यूशन गांव में कर सकते हैं, अपने पूरे सामान का डिस्ट्रीब्यूशन हम समिति बना सकते हैं, और हमारे गांव के जो अनएम्प्लॉयड लड़के, बात बिल में कोई खराबी नहीं है, बिल में कुछ चीजें तब्दीली हो सकती हैं, जैसे एमएसपी का लिखा जाने में कोई हर्ज नहीं है। टैक्स दोनों तरफ बराबर रखो, मंडी में अगर टैक्स ले रहे हो तो बाहर भी टैक्स रखो, और क्योंकि मंडी से जो पैसा मिलता है उसका बहुत सारा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, और इसीलिए क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा, अगर सब आप सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अलग से प्राइवेटाइज कर देगी तो स्टेट गवर्नमेंट की इनकम कम होती है, और इसीलिए कि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वो उसमें वहां पे उनको जायज बात है कि उनकी स्टेट की इनकम कम हो रही है, उनका हर्ट होना बहुत जायज है। तो ये चीजें बराबर होनी चाहिए, लेकिन बिल को ये कहें कि बिल को वापिस ही लेना है, ये डिमांड बिल्कुल नाजायज है, और मैं इस तरीके से बिल को वापस नहीं ले सकती। I will interrupt here, Mr. Tewatia. All are very fine point. I understand you agree with some amendment in the bill. Within current form, this bill is not of much use, but government is very adamant, and they need to talk to the farmers. So with that, I think we have some speakers with different perspective, and we need to take all these perspective under consideration. We are sitting here in the United States, and in India, it's very often the government and the people who support government, they take the examples of United States and other developed nation. So before I move to our next speaker, who is Alok Sharma, I would like to check if Mr. Ajit Anjum is back, because it is very important to take his perspective. He's on the zero ground, and he is reporting from like every day and night and talking to the farmers and actually know what is going on there. Mr. Anjum, can you hear me? All right, so it looks like he's away. He's still online, but he's away. He cannot hear me. He might be muted. I think he's online. Can you ask him to unmute? I see he was online. Yeah, he's online.
but he is not. Mr. Anjum, if you can unmute yourself and can just say if you're there and you are ready to tell us what is going on the ground, that'll be beautiful. All right, so before I move to our next guest, I request all of the members here who are online, please mute yourself and keep the time check, because we have so many speakers. We have people from Canada, we have people from Germany, and they're waiting for their turn. We have Professor Randolph from University of Barclays, who will give you some perspective about United States farming and history, which is very important. But before that, I would like to invite Alok Sharma, who is working in Wall Street, but he got pretty good understanding. He is